बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 122 मुलाहिज़ा फरमाएं। ताबिंदा के पास से भी उन्हें कोई असला नहीं मिल सका। ज़ाहिर है ताबिंदा अपने लिबास में असला छुपा कर नहीं लाई थी, वो तो मेरे पास आई थी और मैंने उसे बड़ी उजलत में तलब किया था। उसे कोई हथियार लेने का ख्याल भी नहीं आया होगा और मैं तो पहले ही रज़िया के कैद खाने से फरार होकर आया था और मुझे ये गुमा भी ना था कि वो इतनी जल्दी बेरा ताकुब करती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। बहरहाल वो पहुंच गई थी और हम दोनों गैर मुसल्लह हालत में बेबसी के साथ तन ब तकदीर उसी इमारत के पार्किंग लॉट में खड़े थे जो न जाने हमारा मकतल बनने वाली थी और हमारे दुश्मन असला से लैस हमारे सरों पर मुसल्लत हमें नरगे में लिए खड़े थे। फिर सबसे पहले रज़िया ने अपनी जगह से हरकत की। उसने अपना रुख इमारत की तरफ किया और कदम उठा दिए। वो आगे आगे चली तो दोनों मुसल्लह आदमियों के इशारे पर हम दोनों ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। हम एक वसी पोर्च से दरमियाने दर्जे की एक इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। रज़िया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगले के बरामदे से गुजरकर सदर दरवाजे से हम इमारत में दाखिल हो गए। सामने एक तवील सुनसान रायदारी थी। रायदारी के दोनों तरफ इतराफ में आमने सामने थोड़े थोड़े फासले पर दरवाजे थे जो सारे ही बंद थे। आखिरी दरवाजे के सामने पहुंचकर रज़िया रुकी तो हमारे ताकुब में आने वाले आदमियों में से एक ने सर्द आवाज में कहा, रुको। हम भी रुक गए। रज़िया की और हमारे दरमियान 4-5 कदम का फासला था और वो दोनों असला बरदार हमसे 4-5 कदम पीछे थे। रज़िया ने एक चाबी लगाकर दरवाजे का ताला खोला और कमरे में दाखिल हो गई। हमारे निगरानों में से एक ने हमें भी आगे बढ़ने का इशारा किया तो हम दोनों भी उस कमरे में दाखिल हो गए। सामने रज़िया कमरे की दीवार से लगी खड़ी थी और उसने पिस्तौल तान रखा था। यह पिस्तौल मैंने रास्ते में उसके पास नहीं देखा था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसे जरूर मुझसे खतरा महसूस हुआ होगा कि मैं कोई शरारत कमरे में दाखिल होते ही करूंगा। पहले मैंने ये सोचा था कि कमरे में दाखिल होते ही रज़िया को पकड़कर डाल बना लूंगा, लेकिन फिर ताबिंदा का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि वो शायद इस सूरत-ए-हाल के लिए फौरी तौर पर तैयार ना हो सके और बुखलाहट में शायद कोई ओछी हरकत उन दोनों शिकारियों से कहीं सरजद ना हो जाए। इसलिए मैंने अपने इस ख्याल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। लेकिन रज़िया ने मुझे किसी भी किस्म का कोई मौका फराम ना करने की ठान रखी थी। उसे अपनी जानिब पिस्तौल ताने देकर मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मुस्कुराता देखकर वो भी जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में मेरे लिए एक तौहीन आमेज तासर था। मैं नजरअंदाज कर गया और उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर वो पीछे मुड़कर मुखालिफ समत में खुलने वाले एक दरवाजे से गुजरकर कमरे से बाहर निकल गई। हम भी उसके पीछे थे। अब वो एक और रायदारी से गुजर रही थी जो पहली रायदारी से कम तवील थी। उस रायदारी के आखिर में जीने थे जो नीचे उतर रहे थे। मैं समझ गया कि हमें किसी तय खाने में ले जाया जा रहा है। मैंने जीनों पर भी खुद को काबू में रखा। 10-12 सीढ़ियां नीचे उतरकर रज़िया एक जानिब घूम गई। वो दोनों शैतान चंद दीने पीछे हमारे सरों पर सवार थे। मुझे कोई मौका नहीं मिला। अब हम एक मर्तबा फिर एक रायदारी में थे जिसके दोनों इतराफ में भी यकीनन कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे इस रायदारी में खुलते थे। कोई दरवाजा हमें खुला हुआ नहीं मिला। 4-5 दरवाजों के सामने से गुजरने के बाद रज़िया एक दरवाजे के सामने रुक गई। हमें भी ठहरने का हुक्म मिला। हम रुक गए। रज़िया ने दरवाजे के साथ लगे हुए एक बोर्ड पर मौजूद चंद बटनों को एक खास तरतीब के साथ दबाया तो वो दरवाजा खुलता चला गया। मैं समझ गया कि यह दरवाजा किसी खास मैकेनिज्म के साथ मुंसलिक था जिसे खोलने के लिए इस पर लगे हुए बोर्ड पर मौजूद बटनों को किसी खास तरतीब के साथ दबाना पड़ता था। मैंने देखा दूसरे दरवाजों पर भी इसी किस्म के बोर्ड लगे हुए थे। ये इमारत खास थी, इस बात का अंदाजा मुझे हो चला था। गेट पर मौजूद एक स्याह रंगत और घुटे हुए जिस्म वाले अधेड़ उम्र चौकीदार के अलावा मुझे इमारत में और कोई आदमी नजर नहीं आया। मुमकिन है बाकी लोग कमरों के अंदर हों। दरवाजा खुला तो रज़िया ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम अंदर आ जाओ। वो दरवाजे से 3-4 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल का रुख मेरी जानिब था। खासी अलर्ट दिखाई दे रही थी। मैंने कदम उठाया तो मेरे साथ ताबिंदा भी आगे बढ़ी। तब वो नागन रज़िया बदली हुई औरत बाआवाज़ बुलंद में बोली, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम अकेले अंदर जाओगे। ताबिंदा बेगम। और आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारे महबूब की खोपड़ी अभी तुम्हारी नजरों के सामने उठ जाएगी। उसकी आवाज में बला की सफाकी थी। ताबिंदा यकदम रुक गई। मैं भी ठिठक गया। एक लम्हे के लिए रुका था कि रज़िया की करख्त आवाज दोबारा मेरी समाज से टकराई, चुपचाप अंदर चले जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ताबिंदा को मेरे साथ रहने दो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने इल्तिजाइया लहजे में कहा। यह मेरे लिए बहुत ही मखदूश सूरत-ए-हाल थी। वो लोग न जाने मेरी गैर मौजूदगी में ताबिंदा के साथ क्या सलूक करेंगे। इस ख्याल ने मेरे अंदर एक अजीब करब को जन्म दिया था। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। उसके लहजे में झुंझला देने वाला तंज था। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। और अब अगर तुम्हें ताबिंदा की जिंदगी अजीज है तो जल्दी से कमरे में चले जाओ और अपनी चोंच को बांधी रखो। उस कमीनी का लहजा बहुत ही संगीन था। वो जैसे पत्थर की एक बोलती मूर्ति थी। जज्बात व एहसासात से आरी मैंने एक हसरत की नजर ताबिंदा पर डाली। मुझे उसके जिस्म में कपकपी महसूस हुई। फिर मैंने रुख दरवाजे की तरफ करते हुए ताबिंदा से कहा, तुम घबराना नहीं ताबिंदा, खुद को मजबूत रखो, हम जल्दी मिलेंगे। मैंने दिल में इंशाअल्लाह कहा। मुझे बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह कहते हुए शर्म आई थी।
मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी थी, जराइम की दुनिया में आवारा और सरगर्दा अपने खालिक से रूठा हुआ अपने मालिक को बुलाए यहाँ से वहां भागता रहा था। मैं भूला रहा था कि वही रस्सी दराज करता है अपने बागियों की और फिर यकदम खींच लेता है, फिर मोहलत भी नहीं मिलती। बेबसी में खुदा याद आता है, किसी ने सच ही कहा है। मैं बेबस हुआ तो अपने मालिक की याद आई, उस अजीम आका की याद आई तो निदामत ने मुझे घेर लिया। उसका नाम जबान पर लाते हुए शर्म आ गई और मैं दिल ही दिल में उसे याद करने लगा। दरवाजा मेरी पुश्त पर बंद हो चुका था। मैं अकेला इस कमरे में खड़ा था। वो दरमियाने साइज का एक खुला कमरा था और शायद इसलिए भी खुला महसूस होता था कि उसमें एक कालीन और एक तकिए के अलावा और कोई चीज मौजूद न थी। वैसे कमरा साफ था। दीवार पर एक ट्यूब बुलंदी पर लगी जल रही थी। कमरा रोशन था। सामने वाली दीवार में एक दरवाजा नजर आया तो मैं उसकी तरफ बढ़ा, धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। वो एक छोटा सा अटैच बाथ था। उस खाने में एक लोटे के अलावा कुछ भी ना था। मैंने एक मरतबा फिर कमरे का जायजा लिया। कमरा सामान से बिल्कुल खाली था। फर्श पर एक औस दर्जे का कालीन बिछा हुआ था और एक तरफ दीवार के साथ तकिया पड़ा था। इन दो चीजों के अलावा कमरे में और कोई सामान न था। दीवारें सपाट थी। मैंने एक दीवार को बजाकर देखा, वो खासी मजबूत थी। मैं तकिए के साथ टिक कर बैठ गया और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। मुझे ज्यादा फिक्र ताबिंदा की थी। वो लोग उसे कहाँ ले गए होंगे। वो जरूर इसी इमारत के किसी कमरे में कैद होगी। शायद साथ वाले कमरे में। वो उसे परेशान ना करें और उसे तकलीफ ना पहुंचाएं, उस पर तशद्दुद ना करे। वो क्या कर सकते थे। मैं सोचने लगा, ये कैसे हो गया था सब कुछ। वो रजिया ऐन मौके पर ड्यूटी फ्री शॉप के सामने कैसे पहुंच गई थी। उसे कैसे पता चला कि मैं ताबिंदा को लेने वहां पहुंचने वाला हूं। वो यकीनन मेरे ताकुब में रही होगी। मैं उसे सोचता छोड़कर उसके फ्लैट से निकला था। वो उस वक्त गहरी नींद में थी। लेकिन क्या जरूरी है कि वो नींद ही में रही हो। मुमकिन है वो नींद का ड्रामा कर रही हो। मुमकिन है वो जाग रही हो और सोने की अदाकारी कर रही हो और मेरे फ्लैट से निकल जाने के बाद अपने साथियों को लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़ी हो। या मुमकिन है कि उसके फ्लैट की निगरानी उसके कारिंदे कर रहे हो और उन्होंने छुप कर मुझे फ्लैट से निकलते देख लिया हो और उसे जाकर जगा दिया हो और फिर वो मेरे ताकुब में पहले अशरफ साहब के घर तक और फिर ड्यूटी फ्री शॉप तक आ पहुंचे थे। बहरहाल ये जैसे भी हुआ था, रजिया की मकारी उसके पीछे कार फरमा थी। वो एक ऐसी मकार थी जिसके मकर को शैतान भी नहीं पा सकता था। उसने अवाइल उम्री से मुझे तबाही के रास्ते पर डाला था और ताहाल में उसके मकरो फ्रेब के बटे हुए जाल से छुटकारा नहीं मैं पा सका था। मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। अपनी जिंदगी के वाकयात को उलटता पलटता रहा। अपनी हंगामा खेज जिंदगी की सरगुज़श्त को अपने ज़हन में दोहराता रहा। अंदेशों और वसवसों की अंधी वादियों में भटकता रहा। निजामतों पेशमानी के समंदर में डुबकियां खाता रहा। मुझे वहां बैठे बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया था। मुझे इसका कुछ अंदाजा ना था। मैं उस वक्त चौंक कर अपनी महवियत से निकला जब मैंने दरवाजे पर कुछ आहट महसूस की। फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजे के बाहर सामने मुझे रजिया नजर आई। वो इस तरह पिस्तौल ताने खड़ी थी जैसे मैंने उसके कमरे में आने से कबल उसे देखा था। फिर मुझे ताबिंदा भी नजर आई। वो कमरे में दाखिल हो रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था और वो जैसे बहुत गहरी सोच में पड़ी हुई थी। परेशानी और फिक्रमंदी के आसार उसके चेहरे और आंखों से नजर आ रहे थे। वो अंदर दाखिल हुई तो मैं भी उठकर खड़ा हो गया। फिर रजिया अपनी सनसनाती आवाज में गोया हुई, ताबिंदा बेगम, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा वक्त है। अगर तुमने इसे खो दिया तो फिर तुम सब कुछ खो दोगी। मैं ठीक 2 घंटे बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। उसके साथ ही उसने अपना हाथ उठाकर दरवाजे पर लगे बोर्ड पर किसी बटन को दबाया और दरवाजा खट से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही ताबिंदा मुझसे चिमट गई। वो मेरे गले लग कर रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे रोने दिया। जब कुछ देर में उसका रोना कम हुआ तो मैंने उसे दिलासा दिया और उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे कालीन पर तकिए के साथ टेक लगाकर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया और उसे तसल्ली देने लगा। जब कुछ देर बाद उसके आंसू थमे तो मैंने उसे डरते डरते पूछा कि इन लोगों ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उसने मुझे बताया, नहीं, इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं है। वो यकीनन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो वो यहीं खत्म कर देंगे, इसी इमारत में, और तुम्हें शायद हिंदुस्तान ले जाकर खत्म कर दें। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। मैंने उसके आंसू पूंछे और उसे हिम्मत से काम लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा, ताबिंदा मेरी जान, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारती रहोगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तुम इतना क्यों डरती हो मौत से? मौत तो एक दिन आनी है। क्या तुम मौत के खौफ से ही मर जाओगी? नहीं, मैं अपनी मौत से नहीं डरती, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमें कुछ नहीं होगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अल्लाह के नाम पर उसने अजीब महवियत के साथ मेरी तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर सुकून फैलता चला गया। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वो ज़ाते अक़दस मजलूमों की फरियाद सुनती है। वो काफिरों के मुकाबले में जरूर हमारी मदद करेगा। उसके चेहरे पर एक अज़म था और एक तकद्दुस। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं चौंक गया। तुम किन काफिरों की बात कर रही हो? रजिया तो मुसलमान है और तहरीमी भी। नहीं, तहरीमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है और रजिया उन हिंदुओं के साथ मिली हुई है। वो उनकी आलाकार है, उसने धीमी लेकिन पुरजोश आवाज में कहा। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत का एक झटका लगा। मैंने जल्दी से कहा, ताबिंदा मुझे बताओ तुम क्या कुछ देख कर आई हो?
तुम्हें कैसे पता चला कि तैरीमी हिंदू है? मुझे सारी बात बताओ। मैं यही सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। वक्त कम है, मैं तुम्हें मुख्तसर बताऊंगी। जब उन्होंने तुम्हें उस कमरे में बंद किया था तो वो मुझे लेकर मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक वसी हालनुमा कमरे में पहुंचे थे। वो कमरा ड्राइंग रूम की तर्ज पर सजा हुआ था। सामने वाली दीवार पर एक कद आदम तस्वीर गांधी की लगी हुई थी। सबसे पहले मेरी नजर उसी तस्वीर पर पड़ी। कमरे के वस्त में सोफों पर 2 आदमी और एक औरत बैठे थे। 3 आदमी उनके पीछे राइफलें संभाले खड़े थे। सोफों पर बैठे हुए दोनों आदमियों में से एक को तो मैं देखते ही पहचान गई। जानते वो कौन था? वो सेठ रमजान करंसी वाला था। दूसरा आदमी तहरीमी था। वो हिंदुओं की रवायती लिबास में था। और उन दोनों के बीच वाले सोफे पर जो औरत बैठी थी उसे भी मैं पहचान गई। वो बेला थी। जब ये लोग मुझे लेकर उनके सामने पहुंचे तो सबसे पहले सेठ रमजान करंसी वाला ही बोला था, आइए आइए ताबिंदा बेगम, क्या हाल है? आप कुछ परेशान सी दिखाई देती हैं। वो आपके शोर नामदार कैसे हैं? वो भी तो आपके साथ ही आए थे, उन्हें कहाँ छोड़ आई? वो खबीस बूढ़ा मेरा मजाक उड़ा रहा था। बेखामोश रही और अंदर ही अंदर पीछो ताब खाने लगी। फिर वो औरत बेला राजस्थानी में बोली और उन दोनों आदमियों से बात करने लगी। यकीनन उन तीनों का ख्याल था कि मैं उनकी बातों से लाइल्म थी, लेकिन मैं उनकी सारी बातें समझ रही थी। नाजी अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि मेरी वालदा राजस्थान के एक गैर मारूफ कबीले से ताल्लुक रखती है। मेरे वालिद साहब अपने एक राजस्थानी दोस्त के साथ राजस्थान के दूर अफ्तादा सहराई इलाकों में हिरन के शिकार के लिए जाया करते थे। शिकार की एक ऐसी किसी मुहिम के दौरान उनकी मुलाकात मेरी वालदा से हुई। उन्होंने अपने दोस्त के तवस से मेरे नाना से उनका रिश्ता मांगा और शादी करके उन्हें अपने साथ ही शहर ले आए। फिर वह अपने गाँव कम ही जाती थी। राजस्थानी मेरी माँ की जबान भी वो जब तक जिंदा रही मेरे साथ उसी जबान में बात करती रही। जब मैं 12 साल की थी तो उनका एक हादसे में इंतकाल हुआ। उसके बाद मैंने कभी अपनी माँ की जबान में किसी को बात करते ना देखा, और आज देखा तो कितना बड़ा गम मिला है। ताबिंदा की आंखों से एक मर्तबा फिर आंसू बहने लगे। ताबिंदा मुझे बताओ वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे थे? मैंने बेचैनी से उसे मुखातिब किया। वो औरत जिसे तुम बेला कहते हो बहुत खतरनाक औरत है। वो तहरीमी और सेठ रमजान के साथ इस तरह बात कर रही थी जैसे कि वो दोनों उसके मातहत हो। असल में वो आइंदा का सारा प्रोग्राम बना रहे थे। उनके सारे मंसूबे का खुलासा ये है कि तहरीमी और बेला दोनों का मिशन पूरा हो चुका है, जिसके लिए वो इंडिया से हमारे मुल्क में आए थे। तहरीमी के जिम्मे तुम्हारी बाजियाबी और तुम पर काबू पाकर तुम्हें हिंदुस्तान भिजवाना था, जिसमें वो रजिया की मदद से कामयाब हो चुका है। और आज वो तुम्हें लेकर एक वीरान साहिल तक पहुंचाएंगे जहाँ एक बोट पहले से मौजूद होगी। बेला और सेठ रमजान करंसी वाला भी वहीं मौजूद होंगे जो तुम्हें लेकर अपने 2 आदमियों के साथ समुद्री रास्ते से इंडिया चले जाएंगे। तहरीमी बाद में किसी मुनासिब मौके पर वापस आएगा और अगर उनके बड़ों ने जरूरी समझा तो उसे मजीद कुछ अरसा तक पाकिस्तान ही में क्याम करना होगा। बेला के में पाकिस्तान के बाद अहम राजों को चुराकर हिंदुस्तान पहुंचाना था। चुनाचे वो भी अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। इस मिशन में सेठ रमजान करंसी वाला ने उसकी बहुत मदद की। बेला उस गद्दार की बहुत तारीफें कर रही थी और इंडियन हुकूमत से उसके लिए खुसूसी मराद और इनाम वगैरह की यकीन दहानी करा रही थी। लेकिन तुम्हारे मैनेजर अशरफ साहब ने तो मुझे बताया था कि बेला कोई अहम दस्तावेज या तहरीरी मवाद अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुई थी। मैंने कहा, हाँ, पुलिस वाले यही समझे थे कि उन्होंने तमाम तहरीरी मवाद अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बेला की बातों से मुझे इल्म हुआ के बाद अहम दस्तावेजात अभी तक उसके कब्जे में है और उसकी खुशी से यह अंदाजा होता है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा बड़ा कारनामा है। वो बहुत ही मकार औरत है नाजी। वो यकीनन पुलिस को भी धोखा दे गई है। ताबिंदा ने बताया। वो मुझे कब लेकर जाएंगी उस वैरान साहिल पर? मैंने उससे पूछा। आज रात 1:30 बजे वो तुम्हें लेकर यहाँ से निकलेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं। रात होने में अभी काफी वक्त है। इससे पहले काफी कुछ हो सकता है, लेकिन रजिया के आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था। 1.5 घंटा गुजर चुका है मुझे तुम्हारे पास आए। मजीद हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। इस आधे घंटे में हमें आइंदा के लिए लाएअमल तय करना है। ताबिंदा ने कुछ सोचते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, तुम क्या करना चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे उसके चेहरे पर अज़म नजर आया। मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को घूरते हुए कहा, यह घड़ी जो तुम मेरी कलाई पर देख रहे हो ये आम घड़ी नहीं, ये दरअसल एक जदीद वायरलेस सिस्टम के साथ मुंसलिक ट्रांसमीटर है। फरमान ने मुझे ये घड़ी दी थी। मैं चूंकि बहुत खौफजदा थी और हर वक्त अंदेशों का शिकार रहती थी, इसलिए उसने ये घड़ी मुझे दे दी थी और इसके इस्तेमाल का तरीका भी समझा दिया था और कहा था कि अगर खुदा न खास्ता मैं किसी वक्त किसी मुश्किल में फंस जाऊं तो वाज ट्रांसमीटर के जरिए उससे रब्ता कायम करके उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करूं। वैसे फरमान का ख्याल था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हिफ्ज़-ए-मां तकद्दुम के तौर पर और मेरी तसल्ली के लिए उसने ये घड़ी मुझे दे दी थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद ताबिंदा फिर बोली, इस मकसद के तहत मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि फरमान से रब्ता कायम कर सकूं। मैंने इन शैतानों को यकीन दिलाया है कि मैं तुमसे उन जेवरात का पता मालूम करके उन्हें बता दूंगी जो तुम हिंदुस्तान से लेकर आए हो। उन्होंने मुझसे उन जेवरात के बारे में दरियाफ्त किया था कि वो कहाँ हैं।
जाहिर है मैं उन्हें ये कैसे कह सकती थी कि मैं वो जेवरात अपने घर में छुपा कर रखे हुए हैं। वैसे मुझे उन जेवरात से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी अमानत है। मैं तुम्हारी इमानत तुम्हारी इजाजत के बगैर उन जेवरात का पता नहीं बता सकती। और फिर मुझे उनकी बातों से ये भी इल्म हुआ कि जेवरात के उसूल के फौरन बाद वो मुझे कत्ल कर देंगे। बेला ने तो ये तजवीज़ दी थी कि मुझे और रजिया दोनों को फौरी तौर पर शूट कर दिया जाए। उसे जेवरात, रजिया और मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तहरीमी की दरख्वास्त पर यह तय पाया कि जेवरात हासिल करने के बाद मुझे खत्म कर दिया जाएगा। और तहरीमी को अगर किसी भी मौके पर रजिया की वफादारी पर कोई शुबा हुआ तो वो फौरन उसका भी खात्मा कर देगा। वैसे तहरीमी को रजिया की वफादारी पर पूरा एतमाद है और वो रजिया को उसके जेवरात भी वापस दिलाना चाहता है जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। चुनाचे जब मुझे सारी सूरत का इल्म हुआ तो मैंने तुम्हारे पास आने के लिए उन्हें ये यकीन दिलाया कि मैं अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें वो सारा माल उनके हवाले कर देने के लिए रदामंद कर लूंगी जो तुम्हारी तहवील में है। फिर तहरीमी ने बड़ी अजारी के साथ मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसे अपना दुश्मन ना समझूं, बस उसे तो वो अपना माल वापस लेना है जो तुमने अपने कब्जे में कर रखा है। फिर कहने लगा हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप मुझे मेरा माल वापस ला दें तो हम बड़े एहतराम के साथ आपको और नाजी को वापस आपके घर छोड़ आएंगे, और अगर आप इसमें नाकाम हो गई तो फिर मुझे अफसोस होगा कि नाजी के साथ आप भी बेमौत मारी जाएंगी। हालांकि वो तुम्हें हिंदुस्तान भेजना चाहता है और मुझे जेवरात हासिल करने के बाद फौरन शूट कर देने का प्रोग्राम बना चुका है। ताबिंदा ने मुख्तसर अल्फाज में मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, लेकिन ताबिंदा तुम इंस्पेक्टर फरमान को क्या बताओगी? मैंने फिक्रमंदी से कहा। उसे कहूंगी कि CIA को जिन मुजरिमों की और इंडियन जासूसों की तलाश है, हम दोनों इस वक्त उन्हीं की कैद में हैं। चुनाचे वो हमें उनके चुंगल से निकाल लेगा, ताबिंदा ने कहा। लेकिन फरमान को ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? हाँ, मुझे इसका कुछ अंदाजा है। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला तो फरमान यकीनन यहाँ तक पहुंच जाएगा, ताबिंदा ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने तुम्हें एक मरतबा बताया था ना कि एक मरतबा सेठ रमजान करेंसी वाला ने मुझे भी अपनी हवस के जाल में फांसने के लिए मुझ पर डोरे डाले थे, और एक मरतबा वो मुझे अपनी डिफेंस वाली कोठी में भी ले गया था। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन मैंने दोबारा कभी उसे घास नहीं डाली। अलबत्ता वो कुछ अर्सा तक मुझे फांसने की कोशिश करता रहा। उन्हीं दिनों एक तकरीब में उसने मुझे एक दूसरी जगह का एड्रेस दिया और मेरे साथ मुलाकात का वक्त भी तय किया, लेकिन मैंने ना जाने का इरादा किया और ना गई। वो एड्रेस शेर शाह में बरलब सड़क एक पुराने बंगले का था। एक मरतबा शेर शाह से गुजरते हुए मेरी निगाह एक बंगले पर पड़ी तो मैंने उसके पोर्च में सेठ रमजान की सुर्ख गाड़ी खड़ी देखी। उस वक्त मुझे ख्याल आया था कि सेठ रमजान करेंसी वाला ने मुझे शेर शाह के जिस बंगले में आने की दावत दी थी गालिबन ये वही बंगला है। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि हम इस वक्त शेर शाह में हैं? मैंने उसे दरियाफ्त किया। ये फकत मेरा अंदाजा है, और इस अंदाजे को जिस चीज ने तकवीयत दी है वो उसके गेट पर बैठा वो शख्स है जिसे मैंने एक मरतबा सेठ रमजान की कोठी में देखा था, और फिर सेठ रमजान खुद भी यहाँ मौजूद है। बहरहाल ये एक अंदाजा है और हमें उसे नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला हमें इन दरिंदों के चुंगल से निकाल ही ले, उसने पुरुमीद अंदाज में कहा। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन रजिया भी थोड़ी देर में आ जाएगी, उसे क्या जवाब दोगी? मैंने तशवीशनाक अंदाज में उससे पूछा। वो बाद में सोचेंगे, मैं पहले फरमान से बात कर लूं, वक्त बहुत थोड़ा है। ये कहते उसने घड़ी अपनी कलाई से उतारी और उसकी साइड पर लगे हुए एक बटन को खींच कर बाहर निकाला और उसे घुमाने लगी। घड़ी के डायल पर एक जगह नंबर जाहिर हो गए। उसने नंबरों को तरतीब देकर बटन को थोड़ा सा अंदर की जानिब दबाया तो घड़ी के डायल पर एक बारीक सी रोशनी जाहिर होकर जलने बुझने लगी और टी टी की हल्की सी आवाज आने लगी। फिर चंद सेकंड के बाद फरमान की हल्की सी लेकिन वादे आवाज सुनाई दी। हेलो ताबिंदा। हेलो हेलो, मैं फरमान बोल रहा हूँ। फरमान, ताबिंदा बोल रही हूँ। ताबिंदा ने कहा, ताबिंदा तुम कहाँ हो? मैं सुबह से तुम्हें जगह जगह तलाश करता फिर रहा हूँ, तुम खैरियत से तो हो ना? नाजी तुम्हारे साथ है क्या? फरमान की आवाज आई। हाँ फरमान, नाजी मेरे साथ है, तुम जरा गौर से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर ताबिंदा ने मुख्तसर उसे सारे हालात से आगाह कर दिया और उसे इस बंगले का महल्ले बखूबी समझा दिया जहाँ ताबिंदा के ख्याल के मुताबिक हम लोगों को रखा गया था। ताबिंदा, तुमने जो हालात बताए हैं उनकी रोशनी में मैंने ये अंदाजा लगाया है कि वो लोग उस माल के उसूल के लिए कम अज कम नाजी के इंडिया रवाना होने तक तुम्हें डील दे सकते हैं। तुम उन्हें किसी तरह रात 1:30 बजे तक टालती रहो और उन्हें जेवरात का पता उस वक्त तक ना बताओ जब तक कि वो नाजी को रवाना ना कर दे। नाजी के रवाना होने के बाद यानी रात 1:30 बजे तुम उन्हें जेवरात का पता बता सकती हो। नाजी के उस बंगले से निकलने के फौरन बाद हम बंगले पर रेड करेंगे और इंशाल्लाह तुम्हें और अशरफ साहब की बेटी को उनके चुंगल से निकाल लेंगे, फरमान ने कहा। और नाजी का क्या होगा फरमान? ताबिंदा ने बेचैनी से पूछा। नाजी के मुतल्लिक तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो लोग नाजी को इंडिया भेजना चाहते हैं और अगर नाजी ने कोई मुदाहमत ना की तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो उसे बेहोश कर सकते हैं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे इंडिया जाने नहीं दूंगा।
दरअसल मैं बेला और सेठ रमजान को उस बोर्ड समेत और उन तमाम अहम दस्तावेजात के साथ गिरफ्तार करना चाहता हूँ जो बेला के कब्जे में है। उसके लिए ये जरूरी है कि नाजी उनके साथ बगैर कोई मुजाहमत किए साहिल तक पहुंच जाए। वैसे हम लोग अभी से उस बंगले को अंडर ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। फरमान, सारा काम एहतियात से करना। ये लोग बड़े बेहिस और जालिम हैं। अगर इन्हें शक हो गया कि CIA वाले इनके ताकुब में हैं तो न जाने वो क्या कुछ करेंगे। ताबिंदा ने अपनी परेशानी का इजहार किया। तुम बेफिक्र रहो, मैं पूरी एहतियात करूंगा, उसने जवाब दिया। ठीक है फरमान, अब वो औरत रजिया बस आने ही वाली है। ताबिंदा ने कहा। ठीक है ताबिंदा, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो, अल्लाह हाफिज, उसने कहा और उसके साथ ही डायल पर जाहिर होने वाली रोशनी बुझ गई। ताबिंदा ने घड़ी के पहलू से बाहर निकले हुए बटन को दबाकर अंदर कर दिया और घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया। मैंने ताबिंदा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ताबिंदा तुम उन्हें रात 1:30 बजे तक कैसे टालती रहोगी? अगर तुम उन्हें किस बहाने से टाल सकती हो? हाँ, ये सोचने की बात है। तुम बताओ मैं उन्हें क्या कहूँ? क्या मैं उन्हें ये कह दूं कि तुमने मुझे उन जेवरात का पता नहीं बताया? ताबिंदा ने पूछा। नहीं, अगर तुमने उन्हें ये बात कह दी तो वो तुमसे नाउमीद हो जाएंगे और फिर उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। मैंने जल्दी से कहा। तुम उन पर यही जाहिर करो कि मैंने तुम्हें जेवरात का पता बता दिया है। मैंने एक लम्हे को ठहर कर कहा, ताकि उन्हें तुमसे उम्मीद बाकी रहे। तो फिर तो वो मुझ पर तशद्दुद करेंगे ताकि मैं उनके सामने जबान खोल दूं। ताबिंदा के चेहरे से खौफ और परेशानी का इजहार नुमाया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैं अपनी जगह से उठकर कमरे में टहलने लगा। इसी स्ना में कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने चूक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां रजिया खड़ी नजर आई। वो बाहर रायदारी में खड़ी थी और पिस्तौल उसके हाथ में दबा हुआ था। फिर उसने वहीं खड़े खड़े बुलंद आवाज से कहा, आ जाओ ताबिंदा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। ताबिंदा ने मेरी जानिब देखा और उठकर बाहर को चल दी। तब मैंने उसे बुलंद आवाज में कहा, इन्हें जेवरात का पता मत बताना ताबिंदा। पहले ही हमें यहाँ से रिहा करेंगे, बाद में हम इन्हें जेवरात का पता बताएंगे। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी ये मेरी बात मान लो। इन्हें जेवरात का पता मत बताना। मेरी बात खत्म हुई तो ताबिंदा ने दरवाजे से बाहर कदम रखकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी जो इस बात की दलील थी कि उसे मेरी तजवीज पसंद आई है। अब वो उन्हें रात 1:30 बजे तक किसी न किसी तरह टाल सकती थी। दरवाजा यकदम बंद हो गया और मैं कमरे में अकेला रह गया। अब मैं था और ख्यालात का हुजूम। अंदेशों के बादल थे और गमों के साए थे। उम्मीदों की बिजलियां रह रहकर चमकती थी और फिर ना उम्मीदी के अंधेरे मुझे घेर लेते थे। कभी अल्लाह ताला को याद करता, दिल ही दिल में उस मालिक को पुकारता, उस खालिक के हकीकी से रहम की अपीलें करता, अपने गुनाहों की माफियां मांगता और आइंदा के लिए उसकी नाफरमानियों से तौबा करता था। मैं नहीं जानता था कि आइंदा लम्हात में क्या होने वाला था। मैं एक ऐसे कमरे में बंद था जिससे बाहर निकलना मेरे बस से बाहर था। मेरी नौब्याता बीवी मेरे दुश्मनों के नरगे में मुझसे जुदा न जाने किन किन हालात से दो चार थी। मैं अपनी बेबसी पर कभी नुहा कना होता और कभी हालात की सितम जरीफी पर पागलों की तरह कह के लगाने को जी करता था। मैं कभी उठकर टहलने लगता और कभी घुटनों में मुंह देकर दीवार से लगकर बैठ जाता। मुझे किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। वक्त यकीनन गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे यूं महसूस होता था जैसे वक्त थम चुका है और मैं जैसे अजल से इस कमरे में कैद था और जैसे उबद तक मुझे यहीं रहना था। फिर न जाने वो वक्त कैसे गुजर गया। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। दीवार के साथ टेक लगाए मैं बैठा था। मैंने सर उठाकर देखा, दरवाजे के सामने एक आदमी हाथ में मशीन गन लिए खड़ा था। मशीन गन का रुख मेरी जानिब था। उसने कड़क कर कहा, उठो और खामोशी से बाहर आ जाओ। मैं आहिस्ते से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। बाहरदारी में एक और आदमी मशीन गन उठाए खड़ा था। मुझे देखकर वो उसी तरफ चल दिया जिस तरफ से रजिया में लेकर सुबह यहाँ आई थी। वो आदमी जिसने मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा था बोला, इसके पीछे चलो और अगर होशियार बनने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं चल पड़ा। मैं जानता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं खामोशी से चलता रहा। इमारत से बाहर पोर्च में एक बड़ी सी स्याह गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मुझे पिछली सीट पर बिठा दिया और एक आदमी मेरे साथ बैठ गया और उसका और उसकी मशीन गन का रुख मेरी जानिब था। दूसरा आदमी अगली सीट पर बैठ गया। वो बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। गाड़ी के शीशे स्याह थे और सड़कों पर ट्रैफिक कम था। कोई मुझे देखने वाला नहीं था और मुझे भी किसी को नहीं देखना था। साहिल पर पहुंचने तक का वक्त सुकून का वक्त था। मुझे इल्म था इससे पहले पुलिस वाले मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं चुपचाप आंखें बंद किए सीट की पूछ से टेक लगाए बैठा रहा। गाड़ी फराटे भरती रही। फिर हम साहिल पर भी पहुंच गए। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। सामने समंदर की लहरें पुरसकून थी। ये चांद की आखिरी तारीखें थी। समंदर पुरसकून था। साहिल वैरान था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर जायजा लिया कि वो CIA वाले कहाँ हैं। मुझे कुछ नजर ना आया। मैं पेश आइंदा हालात व वाकयात का इंतजार करने लगा। वो दोनों मशीन गनों वाले मेरे दाई बाई मशीन गने मुझ पर ताने खड़े थे। ड्राइवर गाड़ी से उतरा नहीं था। फिर समंदर की लहरों पर एक डब्बा नजर आने लगा। एक हेवला, फिर उसकी आवाज भी कानों तक आने लगी और देखते ही देखते वो स्पीडी बोर्ड उस वैरान साहिल के करीब आ रुकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब होते हुए साहिल के साथ आ लगी।
बोट के अंदर से पहले 2 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक बोट चला रहा था और दूसरा साहिल पर उतर आया। उन दोनों के हाथों में भी मशीन गनें दबी हुई थी। फिर एक औरत स्पीडी बोट के अंदर से बरामद होती हुई नजर आई। वो बेला थी। जैसे ही वो औरत बोट से निकलकर ऊपर आ खड़ी हुई तो यूं लगा जैसे अंधेरे ने 2 गोलियां उगलती हूं। बैक वक्त कई इतराफ से फायर हुआ था और वो चारों मशीन गनों वाले ढेर हो गए थे और चश्मे ज़दन में 2 आदमी जैसे उड़ते हुए बोट पर गिरे थे और उन्होंने बेला को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़ दिए थे। उसी स्नाव में 2 आदमियों ने गाड़ी के ड्राइवर को काबू करके जकड़ लिया। पुलिस वाले बड़े अलर्ट लोग थे। उन्होंने फौरी तौर पर बोट पर भी कब्जा कर लिया। बोट के अंदरूनी हिस्से से 2 आदमी मजीद गिरफ्तार किए गए। उनमें एक सेठ रमजान करेंसी वाला था, दूसरा बेला का साथी रहा होगा जो बोट को ड्राइव करता रहा था। आनंद फानन CIA के तरबियत याफ्ता लोगों ने सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया था। 4 असला बरदार आदमी जहन्नुम वासिल हो चुके थे। बेला सेठ रमजान हमारे साथ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर और स्पीडी बोट के ड्राइवर को गिरफ्तार करके और रस्सियों से बांधकर कुछ फासले पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों में डाल दिया गया था। बोट की मुकम्मल तलाशी ली गई जिससे 2 फाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ मिला था। फिर हमारी वापसी हुई। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले CIA के 2 बड़े अफसरान के साथ एक जीप में मुझे भी सवार कर लिया गया। रास्ते में मैंने एक अफीसर से ताबिंदा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सेठ रमजान के शेरशाह वाले बंगले पर कामयाब रेड हुआ था जिसकी इतला मोबाइल सर्विस के जरिए उन्हें थोड़ी देर कबल मिली थी। उस रेड में ताबिंदा और उसके मैनेजर अशरफ साहब की बेटी को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया और तहरीमी, रजिया और चंद दूसरे लोग मारे गए हैं और बंगले में मौजूद बकिया तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि ये मुख्तसर इतला थी, तफसील वापस पहुंचकर मालूम होगी। ताबिंदा की खैरियत मालूम करके दिल को इत्मीनान मिला। मैंने दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मेरा जी चाह के इसी वक्त अपने मालिक के हुजूर सजदे में गिर जाऊं। उसके इनामात बेशुमार थे। उसकी कौन कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। अल्लाह ताला की नेमतों में शराबूर रहने के बावजूद उस माबूद हकीकत से भागा फिरता है। मैंने सारी जिंदगी अपने मालिक की नाफरमानी में गुजारी थी। उसके इनामात की शुक्रगुजारी के बजाय मैं उसके अहकामात की बजा आवरी से मुंह मोड़े रखा था, उसे भुलाए रखा था। दिल ही दिल में मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और आइंदा उसकी चाहत वाली जिंदगी गुजारने का आज़म किया। CIA के ऑफिस में पहुंचकर मेरा तफसीली बयान रिकॉर्ड किया गया। मैंने अपने अगवा करके इंडिया ले जाए जाने से अब तक के वो तमाम वाकयात जिनका ताल्लुक राह की बदनामे जमाना तंजीम के साथ था अपनी बात लफ्ज़ों को हज़फ करते हुए बयान कर दिए। बयान देने के बाद जब मैं एक अफीसर के साथ एक दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां ताबिंदा, अशरफ साहब की बेटी और फरमान पहले से मौजूद थे। मुझे देखकर वो तीनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। फिर मेरे दरियाफ्त करने पर ताबिंदा ने मुझसे अलग होने के बाद से लेकर अब तक के सारे वाकयात बता दिए। उसके बयान के मुताबिक तरीमी और रजिया ने जेवरात का पता मालूम करने के लिए उसे बहुत ज्यादा हिरासा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसी एक बात पर मुसर रही कि पहले वो उन्हें रिहा करें, बाद में उन्हें जेवरात दिए जाएंगे। उसने बताया कि उन्होंने उसे रात 1 बजे तक का वक्त देकर अशरफ साहब की बेटी के साथ बंद कर दिया था और ये धमकी दी थी कि अगर 1 बजे तक उसने जेवरात का पता ना बताया तो वो नाजी समेत हम तीनों को कत्ल कर देंगे। 1 बजने से चंद मिनट पहले तहरीमी 2 मुसल्ला आदमियों के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसने ताबिंदा से कहा कि अगर वो अब भी जेवरात का पता नहीं बताती तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। कत्ल करने के लिए उन्होंने पहले अशरफ साहब की बेटी का इंतखाब किया और जब उसे गोली मारने लगे तो ताबिंदा ने उसकी जान बचाने के लिए उन्हें जेवरात का पता बता दिया। तहरीमी ने कहा था कि हम पहले तुम्हारी इतला की तस्दीक करेंगे, अगर हमें जेवरात मिल गए तो तुम्हें छोड़ देंगे और अगर तुम्हारी खबर गलत साबित हुई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और ये कहकर वो चला गया। फिर कुछ देर बाद CIA वालों ने बंगले पर हल्ला बोल दिया। सारी फिजा गोलियों की आवाज से गूंज उठी। CIA वालों का छापा कामयाब था। रजिया और तहरीमी फरार होते हुए मारे गए। तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताबिंदा और अशरफ साहब की बेटी को वहां से निकालकर CIA के ऑफिस ले आया गया, जहां इन दोनों के बयानात लेने के बाद ये लोग मेरे इंतजार में बैठे थे। फरमान ने बताया कि जिन लोगों को तहरीमी ने ताबिंदा के घर की तलाशी लेने के लिए भेजा था उन्हें भी रास्ते ही में गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारे ऑपरेशन में 10 आदमी मुजरिमों के कत्ल हुए थे और पुलिस के 2 आदमी मामूली जख्मी हुए थे। मैंने फरमान से कहा वो जेवरात मैं हुकूमत के हवाले करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन पर अपना कोई हक ख्याल नहीं करता। उसने कहा यह तो नहायत अच्छी बात है और वो कल दिन में किसी वक्त हमारे यहाँ पहुंचकर उन जेवरात को अपनी तहवील में ले लेगा। उसने मुझे बताया कि CIA के आला अफसरान राह के खिलाफ मेरी कार्रवाइयों को बहुत ज्यादा सराहने लगे हैं। मेरे तमाम कारनामों की तफसीली रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि हुकूमत मेरी इन कारनामों की कदर अफजाई के सिले में मुझे एजाज़ो इकराम से भी नवाजेगी और उसके लिए खास तौर से एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन उससे कबल मुझे अपने खिलाफ दायरे मुकदमात की सफाई के लिए CIA के वकील सफाई की मदद करना पड़ेगी। फरमान ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चंद रोज ही में मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खारिज हो जाएंगे।
CIA के दफ्तर से हम चारों पहले अशरफ साहब के घर पहुंचे। वहां वो शरीफ आदमी परेशान बैठा अपनी बेटी की बाजियाबी की दुआएं मांग रहा था। बेटी को देखकर उसकी आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू जारी हो गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमान का हदे ममनून हुआ। उसका बस नहीं चलता था कि वो फरमान का कैसे शुक्रिया अदा करे। सुबह का उजाला फैल चुका था जब हम लोग अपने घर पहुंचे। ताबिंदा ने फरमान को नाश्ते के लिए रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो रुका नहीं। वो बहुत थक चुका था। वो कई रोज से मुसलसल भाग रहा था। अब वो घर पहुंचकर आराम करने के मूड में था। चुनाचे ये कहते हुए रवाना हो गया, ताबिंदा तुम मुझे नाश्ते पर टरखाना चाहती हो, अभी तो तुम्हारी शादी का खाना और वलीमा भी तुम लोगों पर कर्ज है, और नाजी की बाजियाबी पर एक शानदार पार्टी भी तुम्हारे जिम्मे है। मैं ये सारे खाने खाकर छोड़ूंगा और उसके बाद नाश्ते की बारी आएगी, समझी तुम? अब मुझे इजाजत दो। वो चला गया। हम दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। जब उसकी गाड़ी गेट से बाहर निकली तब हमने मुड़कर एक दूसरे को देखा और मैंने मजबूती से ताबिंदा का हाथ थामा और उसे लेकर अंदर की जानिब चल पड़ा। नाजरीन, इस कहानी की आप आखिरी किस्त मुलाहिजा कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।